हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा YouTube चैनल है जो राजस्थान एक्सप्रेस है और आज हम राजस्थान का टॉपिक मरुस्थलीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण दो शब्दों से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहरी आवरण। हमारे चारों ओर प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है, वही वास्तविक अर्थों में पर्यावरण है। पर्यावरण उन समस्त दशाओं या तत्वों का योग है जो मानव के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं। जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वे हैं मानव की भोगवादी एवं प्राकृतिक शोषण की धारणा ने स्वयं के लिए विभिन्न समस्याएं पैदा कर ली हैं जिनका समय रहते निवारण नहीं किया गया तो मानव सभ्यता का विनाश कर देगी। वर्तमान में मानव को जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, मरुस्थलीकरण, निर्वनीकरण तथा मृदा अपरदन आदि प्रमुख हैं। मानव व प्रकृति के मध्य असंतुलन से प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण के किसी भी तत्व के होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिसके द्वारा सजीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जो पर्यावरण प्रदूषण है हमारे प्रकृति है जो उस पर अवांछनीय प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार है वह है 4 प्रकार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और मृदा या भूमि प्रदूषण आदि। उसके बाद आता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा वह वर्षा जिसके पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाई नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें मिली होती हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें मिली होती हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है। जो पृथ्वी का तापमान है वह क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और यह मतलब एक समस्या के रूप में हमारे सामने आया, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक लिया जाता है। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको पृथ्वी पर आने से रोक लिया जाता है। जैसे यह सूर्य है हमारा, इससे जो प्रकाश आता है यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी इस पर जो ये सूर्य से प्रकाश आता है उसको यह जो रोक लेती है, हरित गृह प्रभाव है, ये पृथ्वी के सतह पर नहीं आने देती है। क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक लिया जाता है और उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और उसे वहीं पर रोक लिया जाता है और वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जाता है। ओजोन परत में क्षरण, मतलब ओजोन परत है जो किस कारण से नष्ट हो रही है। ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता कमी के कारण विशालकाय क्षेत्रों में ओजोन रहित छोटे छोटे छिद्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। जो ओजोन परत है, जैसे ये हमारी है जो ओजोन परत है, इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वह छिद्र है जो
उनको ओजोन छिद्र कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र। इन छिद्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन परत में क्षरण के मुख्य कारक हैलोजोनिक गैस है। जो ओजोन परत में क्षरण का मुख्य कारण है वो कौन सी गैस है? हैलोजोनिक गैस है। उपयुक्त सभी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी स्तर पर मानव जीवन को दुष्प्रभावित करती हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मानव अत्यधिक दुष्प्रभाव डालने वाली पर्यावरणीय समस्याओं में है मरुस्थलीकरण। अब चालू होता है हमारा जो मेन टॉपिक है मरुस्थलीकरण। निर्वनीकरण, मृदा अपरदन, मरुस्थल जो पर्यावरणीय समस्या है हमारे राजस्थान में मानव पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है वह है मरुस्थलीय निर्वनीकरण, मृदा अपरदन का। तो इसमें है हमारा मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण वह मृत भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव, तापमान की प्रतिकूलता तथा प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है, मरुस्थल कहा जाता है। जो हमारे पृथ्वी का हमारी भूमि है उसके वह भाग मृत भूभाग जिस पर सतही जल का अभाव, जो सतही जल है इसका अभाव है, तापमान की प्रतिकूलता तथा प्राकृतिक वनस्पति का अभाव। किसका अभाव है? प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है, मरुस्थल कहा जाता है। जिस पर मतलब कि जैसे ये हमारा मृत भूभाग है इस पर है जो वनस्पति का अभाव है। वनस्पति का अभाव होने के कारण इसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है वह नहीं है, तापमान की प्रतिकूलता है और जो जल है उसकी कमी है यहाँ पे। इस कारण इसको मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध परिघटना है। मरुस्थलीकरण है वह क्रमबद्ध परिघटना है जिसमें मानव द्वारा भूमि का उपयोग पर दबाव के कारण परिवर्तन होने से पारितंत्र का अवनयन होता है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिससे उर्वरक भूमि शुष्क अनुर्वरक भूमि में बदल जाती है। जो यह प्रक्रम है वह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें है जो शुष्क भूमि है वह अनुर्वरक भूमि में बदल जाती है। मैन के अनुसार ये हमारे एक वैज्ञानिक है, इसके अनुसार मैन के अनुसार मरुस्थलीकरण है जो जलवायुवीय, मृदीय तथा जैविक कारकों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया प्रकृति की अपेक्षा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अधिक होती है। राजस्थान का वर्तमान मरुस्थल इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ कभी सरस्वती नदी, द्वेती नदियों का प्रभाव था तथा सभ्यता विकसित हुई थी, जिसके अवशेष कालीबंगा, रंगमहल आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। और वर्तमान समय में है जो ये सभी है जो मरुस्थल के रूप में बदल गए हैं। इस प्रदेश में मरुस्थल विकास का प्रमुख कारण अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं को माना जाता है। आज यहाँ की समस्या मरुस्थल नहीं, आज यहाँ की समस्या है जो मरुस्थल नहीं अपितु इसका विस्तार अथवा मरुस्थलीकरण है। जो हमारा राजस्थान है इसमें जो मरुस्थल है वह समस्या नहीं है, बल्कि इसका जो प्रसार है मरुस्थल का दिन प्रतिदिन बढ़ना है वह समस्या है। मरुस्थल का उद्भव, अब मरुस्थल की है जो उत्पत्ति कैसे हुई। मरुस्थल राजस्थान में मरुस्थल की उत्पत्ति के विषय में भूगोलवेताओं के मतों में भिन्नता है। भूगर्भिक प्रमाण स्पष्ट दर्शाते हैं, जो भूगर्भिक प्रमाण है वह स्पष्ट दर्शाते हैं कि पर्मो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत समुद्र था। ज्यूरेसिक क्रेटेशियस और इयोसीन भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था और धीरे धीरे यहाँ से समुद्र खिसकने लगा।
प्लेस्टोसीन काल में यहाँ मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष के मध्य क्षेत्र में पूर्ण मरुस्थलीकरण की दशाओं का विकास हो गया। यहाँ विद्यमान खारे पानी की झीलों का समुद्र का अवशेष माना जाता है। जो खारे पानी की झील है उनको किसका अवशेष माना जाता है? समुद्रों का अवशेष माना जाता है। विभिन्न भूगर्भिक युगों में समुद्र का खिसकाव मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। जो भूगर्भिक युग है उसमें मरुस्थल का खिसकाव से ही किसकी उत्पत्ति हुई? मरुस्थल की। भूगोलवेत्ता वाइडिया के अनुसार सरस्वती का प्रारंभ सिंधु की निचली घाटी में स्थित समुद्र में गिरती थी। जो यहाँ पर वाडिया है, जो भूगोलवेत्ता, उसके अनुसार है जो सरस्वती नदी है वह प्रारंभ में सिंधु के निचली घाटी में स्थित समुद्र में गिरती थी। कालांतर में जब पंजाब के उत्तर में उठाव प्रारंभ हुआ तब सरस्वती क्रम से पूर्वोत्तर होती गई और अंत में यमुना में गंगा से जा मिली। इससे सरस्वती की मूल घाटी पूर्णतः शुष्क हो गई। जैसे जैसे गर्मी तथा शुष्कता में वृद्धि हुई सरस्वती रही सही धारा सूखती गई और इसके साथ ही तटवर्ती अधिवास भी उजड़ते गए। वर्तमान समय में हनुमानगढ़ के पास स्थित घग्गर के तल को सरस्वती का शुष्क तल माना जाता है। वर्तमान शुष्क दशाओं का प्रारंभ वस्तुतः अंतिम हिमावरण की समाप्ति से हुआ जो संभवतः आज भी जारी है। एस के बनर्जी के मतानुसार ये एक भूगोलवेत्ता है, एस के बनर्जी। इनके अनुसार तापमान हर 100 वर्ष में 1 डिग्री, जो तापमान है वह हर 100 वर्ष में 1 डिग्री सेंटीग्रेड है जो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के साथ साथ भारत का उत्तर पश्चिमी भाग क्रम से कम दबाव का केंद्र बनता गया और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता गया। इस प्रदेश में तापमान की वृद्धि और धरातलीय स्वरूप के मिश्रित प्रभाव के कारण वर्षा क्रम से कम होती गई और मरुस्थलीकरण की दशाएं बढ़ती गई। सर सीरियल फोकस के अनुसार पर्मो कार्बोनिफेरस युग में इयोसीन काल तक यह क्षेत्र समुद्र के नीचे रहा। फलस्वरूप चट्टानों का कायांतरण हुआ जिसकी पुष्टि यहाँ मिलने वाले खनिज जिप्सम, लिग्नाइट, कोयला से होती है। इयोसीन काल में शिवालिक नदी घाटी में उठाव के कारण इसकी दशा पूर्व से पश्चिम के बजाय पश्चिम से पूर्व हो गई। प्लायोसीन काल में हिमालय के उत्थान से भारत में मानसूनी जलवायु विकसित हुई। धीरे धीरे बढ़ते तापक्रम व वर्षा की निरंतरता में कमी से वनस्पति अभाव, अत्यधिक पशुचारण व वनस्पति कटाई ने इस हरे भरे क्षेत्र को आज 4000 वर्ष पूर्व मरुस्थल में तब्दील कर दिया। यह मरुस्थल प्रकृतिजन्य कम तथा मानवजन्य ज्यादा है। विशेषताएं। मरुस्थल की विशेषताएं। जो मरुस्थल है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? तो इसमें पहला है तापमान प्रतिकूलता अधिक। जो मरुस्थल है उसमें तापमान अधिक होगा। मृदा
उर्वरकता नहीं, जो मृदा है वह अनुपजाऊ होगी, मतलब उसमें फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, अनुउर्वरक होगी। वनस्पति का अभाव, मरुस्थलीय क्षेत्र है जो, उस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव होगा, जो वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वह बहुत ही कम होंगे। पशु चारे की कमी, जो मरुस्थल है उसमें जो मृदा है वह रेतीली होने के कारण है जो घास नहीं उग पाती है, इसी कारण से वहाँ पर पशु चारण की कमी होती है। जीवों का अभाव, वहाँ पर है जो पक्षी है, जीव जंतु हैं, उनका भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है जो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर है जो अधिक जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। जलाव ईंधन का अभाव, और जो लकड़ियाँ जलाने के लिए जो लकड़ी है उनका भी वहाँ पे अभाव पाया जाता है, क्योंकि वनस्पति नहीं होगी तो ईंधन भी नहीं होगा। 7वां है आवश्यकता से कम वर्षा, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें वर्षा है जो बहुत कम होती है और 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। यह है जो हमारे मरुस्थल की विशेषताएं हो गई। अब मरुस्थल के कारण, कि मरुस्थल के क्या कारण है। जलवायु की कठोरता, जो जलवायु है उसकी कठोरता, उच्च तापमान न्यून वर्षा, जैसे कि तापमान तो क्या होता है, हाई होता है, और वर्षा है जो क्या होती है, न्यून होती है, मतलब कम होती है। वनस्पति का अभाव या अंधाधुंध कटाई, जो पेड़ हैं उनकी दिन प्रतिदिन कटाई के कारण है जो मरुस्थलीकरण है वह बढ़ रहा है। जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि, जो जनसंख्या है हमारे राजस्थान की वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके कारण भी है जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। अनियंत्रित पशुचारण, जो पशुचारण है वह भी अनियंत्रित है, बहुत ज़्यादा पशु होने के कारण उनको चारे की उपलब्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। भूजल स्तर में गिरावट, जो भूमि का जल स्तर है उसमें दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, क्योंकि जब तापमान उच्च रहेगा, वर्षा न्यून रहेगी तो भूमि का जल स्तर है जो नीचे चला जाएगा। निरंतर सूखा पड़ना, जब बारिश नहीं होगी, जो वर्षा है वो नहीं होगी, तो जो तापमान है वह कम हो जाएगा, उच्च तापमान हो जाएगा, और निरंतर सूखा पड़ना, मतलब उस जो वह मरुस्थल की भूमि है उसमें जो वनस्पति होती है वह भी सूखने लगेगी। 7वां है मिट्टी की प्रकृति मोटी बलुई, जो वहाँ की मरुस्थल है उस क्षेत्र की मिट्टी है जो मोटी व बलुई होती है। प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्था नहीं होती है। वायु अपर्दन में वृद्धि, जो पवनों के द्वारा है जो मृदा है उसको उड़ा कर ले जाया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसके कारण मरुस्थलीकरण है जो बढ़ रहा है। प्रभावी जल संचय व संचरण की कमी, जो प्रभावी जल संचय संरक्षण की कमी, जो जल संरक्षण है, वर्षा ही नहीं होगी तो जल संरक्षण नहीं होगा, और जल संरक्षण की कमी के कारण वहाँ पर है जो कृषि वगैरह नहीं होती है। संसाधनों का अत्यधिक शोषण दोहन, जो संसाधन है वहाँ पे संसाधनों का पहले ही अभाव है मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थल के कारण, और जो अत्यधिक उनका जब जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधनों का उपयोग भी अधिक होगा और दोहन भी। वाष्पीकरण की तीव्रता, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें उच्च तापमान होने के कारण है जो वाष्पीकरण भी तीव्र पाया जाता है। वर्षा की अनियमित अपर्याप्त होना, जो वर्षा है वह नियमित रूप से नहीं होती है और होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है। भूक्षरण, भूमि का क्षरण अर्थात भूमि का कटाव, वह भी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक होता है। जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ लवणता, जल संचय, जल रिसाव की समस्या है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या विकट होती जा रही है। सूखे की समस्या तो अस्थायी है, जो राजस्थान है उसमें सूखे की समस्या तो अस्थायी है, किंतु मरुस्थलीकरण स्थायी होता है।
जो सूखा है वह तो अस्थायी समय के लिए होता है, लेकिन जो मरुस्थलीकरण है वो मरुस्थल का जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है वह है जो स्थायी है। यहाँ के कुल क्षेत्र के लगभग 57% क्षेत्र में मरुस्थलीकरण का प्रभाव है। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। इसमें बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विस्तार इस कहावत द्वारा व्यक्त किया गया है, पग पूंगल धड़ कोटड़ा उधर जे बीकानेर, भूला चूक्या जोधपुर, ओठाणो जैसलमेर। यह कहावत है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए व्यक्त की जाती है कि पग पूंगल धड़ कोटड़ा, जो पुंगल है उससे लेकर कोटड़ा तक, और उधर जी बीकानेर, और उदयपुर से जो बीकानेर का भाग है, भूला चूकिया जोधपुर, ओठाणो जैसलमेर, और जो जोधपुर है, जैसलमेर है, उसमें है जो मरुस्थल का विस्तार है जो अधिक पाया जाता है। दूसरी श्रेणी के प्रभावित क्षेत्रों में अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली जिले आते हैं। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में यद्यपि सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ, किंतु मरुस्थलीकरण से अछूत नहीं है। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है उसमें गंगा नहर के द्वारा है जो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरावली की पर्वतमाला यद्यपि मरुस्थलीकरण के प्रभाव को रोके हुए है, किंतु वनोन्मूलन, खनन एवं अन्य मानवीय क्रियाओं से यह पर्वतमाला भी मरुस्थलीकरण को रोकने में असफल हो रही है। वनस्पति आवरण को हटाने से किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। वन विनाश, अतिचारण आदि क्रियाओं से मृदा अपरदन के साथ वर्षा, तापमान, पवन वेग आदि में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन किसी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के रूप में परिलक्षित होते हैं। मरुस्थलीकरण का राजस्थान में के पर्यावरण पर प्रभाव। जो मरुस्थलीकरण है उसका राजस्थान के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? राजस्थान के पर्यावरण पर मरुस्थलीकरण का प्रभाव। अरावली पर्वतमाला के दर्रों से व्यापक रेत का फैलाव। जो अरावली पर्वतमाला है उसके दर्रे हैं, उनसे जो व्यापक जो रेत है उसका फैलाव। बहती हुई हवाओं वे जल द्वारा मिट्टी का कटाव। जो हवाएं हैं वह है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से चलती हैं, जिसके कारण है जो मिट्टी का कटाव होता है। मरुस्थल प्रसार, वनों का तीव्र विनाश। जो वन हैं उनकी कटाई के कारण है जो मरुस्थल का विकास है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नदियों में, झीलों में गाद का जमाव। जो नदी है, झील है, उनमें है जो और नदियों द्वारा अवसाद बहा कर लाए जाते हैं, उनके जमाव के कारण है जो नदियों में गाद जमाव अधिक हो रहा है। भूमिगत जल स्तर में अत्यधिक गिरावट। जो वर्षा की कमी है इसके कारण भूमि का जल स्तर है वह दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी। जो खाने की वस्तुएं हैं उसमें भी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी होगी। पेयजल स्रोतों का सूखना जारी। जो पेयजल स्रोत हैं, जैसे कि पहले कुएं होते थे, तालाब होते थे, तो उनकी संख्या है जो दिन प्रतिदिन घट रही है, क्योंकि वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। जलाऊ ईंधन में कमी।
जलाऊ ईंधन में कमी, जो जलाने वाला ईंधन है, लकड़ी है, गैसें हैं, उसमें भी दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। जैसे कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि एलपीजी है, उसकी भी हमारे राज्य में, देश में समस्या आ रही है। क्षारीय बंजर भूमि से भूमि का विनाश, जो क्षारीय भूमि है उससे है, जो क्षारीय बंजर भूमि से भूमि विनाश, जो क्षारीयता है उसके कारण है जो भूमि का विनाश हो रहा है, क्योंकि भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। चारागाहों क्षेत्रों में कमी, जो चारागाह क्षेत्र है मरुस्थलीकरण के कारण वे दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। निरंतर अकाल की संभावना, जो अकाल है, वर्षा की कमी है, खाद्यान्नों की कमी है, फसलों का अच्छे से उत्पादन नहीं होता, इसके कारण जो निरंतर अकाल की संभावना बढ़ रही है। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय। अब मरुस्थलीकरण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? वायु के मार्ग में अवरोध, हरित पट्टी का विकास किया जाए, जो हरित मतलब पेड़ पौधे लगाकर वायु का मार्ग में अवरोध पैदा किया जाए। सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए ताकि जलाभाव की समस्या दूर हो सके, वे अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जा सके। मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों जैसे खेजड़ी कीकर, रोहिड़ा, जोजोबा, नीम, बेर, फोग आदि के रोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शुष्क खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई का उपयोग किया जाना चाहिए। पशुओं की चराई को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो पशु है उनकी चराई को क्या है, नियंत्रित किया जाना चाहिए। वृक्ष लगाने चाहिए, अधिक से अधिक फव्वारा जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसका उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक व पुनर्नवीनीकरण स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि, ताकि कोयले व जलाने की लकड़ी की बचत कर जंगलों को काटने से रोका जा सके। जो सौर ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इन सभी का उपयोग करके कोयले के जलाने में लकड़ी की बचत से जंगलों को कटने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। वर्षा जल का आधुनिक व परंपरागत तरीके से, जो वर्षा जल है उसका आधुनिक परंपरागत तरीके से संचय व संरक्षण किया जाए, जैसे राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ द्वारा अपनी पानी संसद कार्यक्रम के तहत टाँकों, जोहड़ों, तालाबों का निर्माण करवाया। जो राजेंद्र सिंह है इसने है जो तरुण भारत संघ द्वारा अपनी संसद कार्यक्रम के तहत टाँकों, जोहड़ों, तालाबों का निर्माण करवाया। यह लाइन है जो इम्पोर्टेंट है। बालुका स्तूपों में स्थिरीकरण के उपायों किए जाए। जो बालुका स्तूपों में स्थिरीकरण मतलब कि उनको एक जगह रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों का समुचित उपयोग करें। जो भूमि पर जो जल संसाधन है उनका समुचित उपयोग करें। जैसे आप राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार, इस राजस्थान के मैप में देख सकते हो, ये हमारा पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है इसे महान मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर है जो सर्वाधिक मात्रा में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र है, ये हमारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये हमारी जो ये क्षेत्र है जो ये हमारी अरावली पर्वतमाला है।